हेलो नमस्कार बच्चों। कल जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। उस पेपर का सॉल्यूशन लेके आज हम आपके बीच हाजिर हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आज करेंगे क्लास 9th नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन अपना हिंदी का है, हिंदी के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमसे पूछा गया है वो पूछा बेटा, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, हमको ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उसको कृतज्ञ बोलते हैं जो किसी के उपकार को माने। सेकंड क्वेश्चन, सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक रस रहना, चेंज न होना। थर्ड क्वेश्चन, हाथ बटाने का क्या अर्थ है। हाथ बटाना यानी मदद करना, सहायता करना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह आंधी के समान आई और तूफान से चली गई, उपयुक्त वाक्य का भेद है। देखो बेटा, इस वाक्य में क्या है, और आया है। जिस भी वाक्य में और आ जाता है वो कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ऑप्शन बी सही है। आमरण शब्द में समास है। आमरण शब्द कैसे बना है, आ प्लस मरण से मिलके बना है। आ प्लस मरण से मिलके बना है। आ क्या होता है, एक अव्यय होता है, इस वजह से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, रस शब्द में इया जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, रस शब्द में अगर इया जोड़ोगे तो रसिया बनेगा, लेकिन मात्रा ध्यान देना, यहाँ पर कौन सी आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ छोटी ई दी हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रसिया। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, हमको ये बताना है वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो यहाँ ऐतिहासिक लिखा हुआ है, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक को ऐसे लिखा जाएगा, बड़े ए से शुरुआत होती है इसकी, ऐतिहासिक। उसके बाद क्वेश्चन 8th, सेसव शब्द से किस प्रकार की संज्ञा का बोध होता है। देखो जो सेसव है वो शिशु की भाववाचक संज्ञा है, जो शिशु है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सेसव होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, हमको नहीं है ये बताना है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका, क्योंकि जो जलद है वो किसका पर्यायवाची होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन, तो इसका जो विलोम है, जो इसका अपोजिट है वो क्या होगा, दूसरे के अधीन यानी पराधीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पराधीन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 5 क्वेश्चंस और हैं हिंदी के जो पैसेज बेस्ड हैं। क्वेश्चन 11th में हमसे पूछा है, रामानंद का समाज में बड़ा आदर था, क्यों था उनका समाज में बड़ा आदर, हमको ये बताना है। देखो यहाँ पढ़ते हैं पैसेज में, जो की वर्ड्स हैं उनको पहचानो। उनका समाज में बड़ा आदर था, वे बड़े विद्वान और सिद्ध महात्मा माने जाते थे, इस वजह से था। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वे बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे। उसके बाद क्वेश्चन 12, कबीर को भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तो ये कीवर्ड्स ढूंढो। रामानंद जी को भय था, कबीर मुसलमान थे, इसीलिए उनको भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। देखो ये मिल गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कबीर मुसलमान थे, इस वजह से। रामानंद जी का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा तो क्या हुआ। ये देखो यहाँ है, प्रातः काल से ही जाकर घाट सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरे में रामानंद जी का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, रामानंद के मुंह से राम राम निकल पड़ा। उसके बाद क्वेश्चन 14 देखें, कबीर जाति पाति के भेदभाव के सख्त विरोधी थे, क्योंकि वो क्यों थे सख्त विरोधी, ये पूछा है। देखो भेदभाव, जाति पाति, ये कीवर्ड्स ढूंढो इसमें पैसेज में। जातियों के संप्रदाय के लोग की उपासना कर सकते हैं, ये रहा। जाति पाति के भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका कहना था कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, उनकी दृष्टि में सब समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। कबीर को अपनी जाति का, ये गलत है। कबीर मानते थे कि ईश्वर ने ही सबको बनाया, ये भी गलत है। वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वे मानते थे कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, उनकी दृष्टि में सब समान है। अनुच्छेद के अनुसार उच्च नीच और भेदभाव की भावना रखने वाले, देखो ये रहा, भेदभाव की भावना रखते हैं, वे ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। तो वो ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये हो गया अपना हिंदी का सेक्शन कंप्लीट। इसके बाद जो है वो इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है। इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो 16 to 19 क्वेश्चंस हैं उनमें हमको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें ब्लैंक्स है कुछ, उसको हमको समझ के एक्यूरेट जो सबसे सही लगता है उसको आंसर निकालना है। सबसे पहले पैसेज को समझो, ये जो पैराग्राफ दिया है इसको समझो क्या मतलब है इसका, उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगा इनमें से निकालना। आफ्टर राम हैड सेव्ड डैश मनी फॉर द रेल टिकट, हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज डैश टू लीव होम। देखो मेरे को यहाँ तक पढ़ के ये समझ में आया कि राम नाम का एक लड़का है, वो घर से
मतलब भागने की सोच रहा है, ठीक है, लीव होम, घर से भागने की सोच रहा है, वो पैसे बचा रहा है ताकि वो रेल टिकट खरीद सके। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद डैश हिज पेरेंट्स नॉलेज, उसकी अगली समस्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो ये उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। ही डिड नॉट हैव द करेज आस्क देम, उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इतना करेज भी नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स से पूछ सके। तो अब काफ़ी आसान हो जाएगा इसमें से आंसर निकालना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन 16 देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर राम हैड सेव्ड इनफ मनी, इसका जो सही आंसर होगा इनफ होगा, कि जब राम ने इतने पैसे बचा लिए तब। उसके बाद क्वेश्चन 17 देखो, क्वेश्चन 17 में हमसे बोला है हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज डैश टू लीव होम, उसकी जो अगली समस्या थी वो क्या थी, हाउ टू लीव होम, कि घर को कैसे छोड़े, घर को कैसे छोड़े बिना अपने पेरेंट्स की नॉलेज में आए, विदाउट। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 18 में विदाउट आ जाएगा, विदाउट हिज पेरेंट्स नॉलेज। 19 लास्ट देखते हैं इस पैराग्राफ में, ही डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क देम, इसका क्या होगा बेटा, सही आंसर 19 का सी हो जाएगा, टू आस्क देम, उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सके। तो ये था पैसेज का सॉल्यूशन। उसके बाद जो क्वेश्चन 20 है उसमें हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है इस सेंटेंस का। ये सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है। देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है कि किस सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें फॉलो हुई हैं। इफ़ यू वांट टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ योर कोल्ड कॉफ़ी ऐड अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम टू इट। देखो ये जो स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम है ये आगे आना चाहिए, इफ़ अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम, ये इसमें आया हुआ है, बाई एडिंग अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम इसमें भी आगे आया हुआ है। टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ कोल्ड कॉफ़ी ये गलत है, इसमें नहीं आया। कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट इज इनहेंस ये भी गलत है, इसमें भी नहीं आया। दूसरा अब टेंस देखो, यहाँ पे जो मेन काम है वो हो रहा है ऐड करने का, कि ऐड कर दो वनीला आइसक्रीम को कॉफ़ी में, तो मेन काम ऐड है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में जब जाती है तो क्या हो जाती है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है वो पैसिव में। तो यहाँ पे जो है इज लगा होना चाहिए, साथ में ऐड की थर्ड फॉर्म एडिड होनी चाहिए। यहाँ पे है इज और एडिड दोनों है, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन 21 देखो, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टबबर्न। स्टबबोर्न, स्टबबोर्न का क्या मतलब होता है, स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी स्वभाव। स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी स्वभाव, जो जिद्दी हो। तो इसका जो सही सिमिलर मीनिंग देगा वो होगा ऑब्स्टिनेट, ये भी बिल्कुल स्टबबोर्न की तरह ही होता है। देखो प्राउड तो गर्व होता है, ये नहीं होगा। एरोगेंट घमंडी होता है, ये भी नहीं होगा। डोसाइल होता है विनर्म, तो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टबबोर्न और ऑब्स्टिनेट दोनों का मतलब होता है जिद्दी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 22, इसमें हमको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट बताना है। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब गिराना, तो गिराने का अपोजिट उठाना, तो उठाना देखना है हमको कौन सा वर्ड हमको उठाने की इंग्लिश देगा। देखो सैंक नहीं होगा, स्टक नहीं होगा, लिफ्टेड हो सकता है, बिल्कुल सही है लिफ्टेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनकवर्ड गलत है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 में हमसे बोला, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको बिल्कुल जो फिट बैठता है, सबसे बढ़िया लगता है वो फिल कर दो यहाँ पे। आई थिंक चाइनीज़ एंड जैपनीज़ आर टू ऑफ द डैश लैंग्वेज टू लर्न। यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, सब में डिफ़िकल्ट आया हुआ है, तो हमको डिफ़िकल्ट के हिसाब से देखना है कि जो चाइनीज़ और जैपनीज़ लैंग्वेज हैं वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल। देखो भाषाएं कितनी होती हैं, काफ़ी होती हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, उनमें से इन दो भाषाओं का जिक्र हुआ है। यानी जब ज़्यादा में से, दो से ज़्यादा में से किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, किसी एक चीज़ का कंपैरिजन होता है, तब वहाँ लगाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। दूसरा मोस्ट डिफ़िकल्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले दा लगा होना चाहिए आर्टिकल के रूल के हिसाब से, तो यहाँ दा भी लगा हुआ है, तो इस वजह से जो इसका सही आंसर है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 24, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश गोइंग टू विन द मेडल टुडे। देखो यहाँ क्या है, टुडे, टुडे यानी प्रेजेंट की बात है, यानी जो भी इनमें से आएगा वो प्रेजेंट का होना चाहिए। इज प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट होता है, वाज वर पास्ट होते हैं, दोनों गलत हो गए। दूसरा, जब भी कोई प्रोनाउन, कोई नाउन एज वेल एज से जुड़ा होता है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, ही आया है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब ही क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इज इसका सही आंसर है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज़। उसके बाद क्वेश्चन 25 देखते हैं। रश्मि इज़ देन एनी गर्ल इन द क्लास। देखो यहाँ क्या है, टोल, तो टोल लिखना है यहाँ पे हमको कैसे ना कैसे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ देन आया है। देन कब आता है, जब कंपैरेटिव डिग्री लगती है। टोल की कंपैरेटिव डिग्री टोलर, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टोलर। उसके बाद क्वेश्चन 26 देखो, हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है किसका, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है उसके लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओमनीपोटेंट। उसके बाद क्वेश्चन 27 में इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्या बोला है हमसे, इन हिज एड्रेस टू द नेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड डू नॉट फॉरगेट टू वियर योर मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन यू गो आउट फॉर एनी वर्क। देखो यहाँ पे पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, देशवासियों को सलाह दे रहे हैं। तो एक तो एडवाइस होना चाहिए, दूसरा जो पहला ऑप्शन है देखो उसमें टोल्ड आ गया। टोल्ड तो कैसे ही नहीं आ सकता, टोल्ड के लिए तो सेट टू होना चाहिए, यहाँ सेट टू तो है ही नहीं, टोल्ड नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा यहाँ पे देखो सेड टू, यहाँ सेट टू कैसे लगा दिया, यहाँ तो था ही नहीं सेट टू, ये भी गलत है। और सेट टू ऐसे लिख भी नहीं सकते, अगर होता भी तो यहाँ टोल्ड लिखते बेटा फिर हम। उसके बाद ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में इन्होंने क्या गलती की, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग था और यहाँ क्या लिख दिया सोशल डिस्टेंस, ये वर्ड को ही चेंज कर रहे हैं, तो इसकी ये पहचान है, ये गलत है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो इन हिज एड्रेस टू द नेशन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइस करते हैं लोगों को टू वियर देयर मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन दे वेंट आउट फॉर एनी वर्क। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28 देखो, क्वेश्चन 28 में हमसे क्वेश्चन 28 से लेके 30 तक एक पैसेज दिया गया है, उसके आधार पर हमको क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं क्योंकि छोटा सा पैसेज है, जल्दी हो जाएगा। द बोट अप्रोच द ट्री, जो बोट है वो कहाँ पहुँची, ट्री के पास पहुँची। और देयर वाज अ बॉय, उस बोट में क्या था, एक बॉय था, एक लड़का था। हु एल्ड वन टू वन ऑफ द ब्रांचेस टू स्टडी हिमसेल्फ, उसने ना पेड़ की एक टहनी को पकड़े हुआ था ताकि वो स्टडी रहे, उस पर हिले ढुले नहीं। गिविंग हिज फ्री हैंड टू सीता, उसने जो अपना खाली हाथ था वो सीता को दिया ताकि वो उसके सहारे बोट में आ सके। सी ग्रैस्प्ड इट, उसने उसको पकड़ा एंड स्लिप्ड इनटू द बोट बिसाइड हिम, और उसके पीछे आ गई, उसके सहारे से फिर बोट के पीछे आ गई। द बॉय प्लेस्ड हिज बेयर फुट, जो लड़का था उसने अपने नंगे पैर से ट्रंक, जो उसकी शाखा थी पेड़ की, उसको धक्का मारा ताकि जो बोट है वो आगे की तरफ चली जाए। द लिटल बोट मूव्ड स्विफ्टली डाउन द रिवर, जो बोट है छोटी सी बोट है वो रिवर में आगे चली गई। द बिग ट्री वाज लेफ्ट फार बिहाइंड, जो बड़ा सारा पेड़ था वो पीछे रह गया। तो अब ढूंढो इसके आंसर। हु हेल्प्ड सीता, सीता की मदद किसने की, ए बॉय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाउ वाज सीता हेल्प्ड, सीता की मदद कैसे की गई। द बॉय कॉट होल्ड ऑफ अ ब्रांच, सही है। ही गेव हिज हैंड टू सीता, ये भी ठीक है। तो दोनों सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें सेक्शन सेकंड इंग्लिश का, व्हाट डिड द बॉय डू विद द ट्री, लड़के ने पेड़ के साथ क्या किया। उसने क्या किया था, उसको धक्का दिया था ना पेड़ को नंगे पैरों से, ताकि वो जो बोट है वो आगे की तरफ जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन ए, ही पुश्ड इट अवे विद इट हिज फुट, उसने अपने पैर से उसको धक्का दिया। तो ये हो गया अपना सेक्शन बी कंप्लीट। हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेक्शन हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब बचता है मैथ और जीके, उसमें टोटल 35 दोनों में क्वेश्चन है, तो टोटल 70 क्वेश्चन बाकी हैं। आप अपने मार्क्स चेक कर ले, दोनों को मिला के 30 का होता है, आपके 30 तक कितने ठीक हुए हैं अभी तक। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपना सेक्शन थर्ड, विच इज़ ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें टोटल मैं आपको बता चुका हूँ 35 क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, हमको बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमको जो रैशनल नंबर होता है उसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो चेक करना है किस में सही है और किस में नहीं। नॉट ट्रू, तो ये देखना है 2/3 + 3/4 + 5/7, 2/3 3/4 5/7, पहली तो सही है। 2/3 × 3/4 × 5/7, यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। ये भी यहाँ देखना ध्यान से,
2/3 माइनस 3/4 माइनस 5/7। लेकिन यहाँ पे जब हम जाएंगे 2/3 माइनस 3/4, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस 5/7 को क्या कर देगा, प्लस 5/7 कर देगा। यहाँ प्लस 5/7 हो गया और यहाँ क्या है, माइनस 5/7 है। तो ये दोनों चीज़ क्या होगी, अनइक्वल होगी, तो ये ट्रू नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। उसके बाद 32 क्वेश्चन में हमसे बोला कि एक 2 डिजिट का नंबर है वो 20 से कम है, वो नंबर पता करो। देखो यहाँ सारे नंबर 20 से कम ही है, ये पहली लाइन का तो कोई वो है नहीं। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला हमको, द सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट का सम है वो डबल है उनके प्रोडक्ट से। तो एक तो सम करो और एक उनका प्रोडक्ट करो। इनका सम क्या आएगा, 2 1 का सम हो जाएगा 3 और इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2। डबल नहीं हो रहा, गलत है पहला ऑप्शन। उसके बाद 5 + 1 6 और इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 5 × 1 5। तो ये भी डबल नहीं हो रहा, ये भी गलत है। 1 + 1 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन 1, डबल हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमको बताना है कौन सा सही है। देखो 13/16 + 17/18 इक्वल 17/18 + 13/16 सही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है, प्लस में हम किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, क्योंकि हमसे पूछा ट्रू कौन सा है, तो पहला ही ट्रू है। उसके बाद 34 क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्वायर रूट बताना है 218 का किसके बीच लाई करेगा। अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको पता होगा कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 और जो 15 का स्क्वायर होता है वो होता है 225। तो जो 218 है वो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 14 और 18। 35 क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद डिजिट 1। इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कौन सा नंबर 1 से एंड होगा, जिसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। देखो अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 9, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगी यूनिट डिजिट, ये भी गलत है। 9 का स्क्वायर करूँगा तो आता है 81 का यहाँ से हम 1 उठा लेंगे तो जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी वो 1 आएगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। उसके बाद 36 क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करना है। देखो बेटा जो भी ऐसे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं ना वो हम अंदर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। देखो 225 का रूट क्या होता है 15, ये हो गया 15। फिर 15 को प्लस करेंगे 154 में, 154 में जब 15 प्लस होगा तो 169 आएगा। 169 का रूट क्या होता है 13, तो यहाँ तक 13 हो गया। अब 13 को 108 में ऐड करेंगे, क्या आएगा 121। तो 121 का रूट 11, तो यहाँ तक हो गया 11। अब 11 को 25 में प्लस करेंगे, 25 + 11 36, 36 का रूट 6, तो यहाँ तक हो गया अब अपना 6। अब 10 + 6 करेंगे 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो जो ये ऊपर वाली चीज़ है इसका आंसर है 4। अब नीचे वाली रहेगी अपनी, इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4। अब इसको चेक करते हैं क्या आएगा। देखो 225 का रूट होता है 15, 729 का रूट होता है 27, माइनस 25 का रूट होता है 5, 144 का रूट होता है 12। इतना सोल्व हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ। उसके बाद डिवाइड 16 का रूट 4, 81 का रूट 9। अब इसको सोल्व करो। देखो 27 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 27 कैसे बनाए 3 × 3 × 3 और यहाँ 12 क्या बनाए 3 × 4। यहाँ 3 तो ऑलरेडी आ गया, 4 की कमी है 4 और लिख लेंगे, ये इसका एलसीएम होगा। तो देखो ये तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108 आ गया। 108 को 27 से डिवाइड करेंगे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 में, ऊपर आ गया यहाँ 60, फिर बीच में माइनस का साइन है माइनस का। 12 9 जा 108 होता है, तो यहाँ ऊपर हो जाएगी 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, 9/4 यहाँ आ जाएगा। 60 में से 45 माइनस होगा तो 15, 15/108 मल्टीप्लाई 9/4, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो यहाँ आ गया आंसर अपना 5/16। देखो यहाँ आया था 4, यहाँ आ गया 5/16। इन दोनों को हमको क्या करना है, सम करना है। तो 4 + 5/16, 4 + 5/16, देखो क्या होगा, 16 4 जा 64, 64 + 5 69, तो 69/16 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्यूब रूट निकालना है -3:3/8 का। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 3 जा 24, 24 3 जा 27, -27/8 इसका क्यूब रूट। तो देखो क्यूब रूट क्या होएगा, 27 का क्यूब रूट 3
और 8 का क्यूब रूट 2, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन जरूर आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी -3/2। उसके बाद क्वेश्चन 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 0.027 का हमको क्यूब रूट निकालना है। पहले इसको डेसिमल रिमूव करते हैं इसका, तो 27/1000 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट निकालना है, 27 का क्यूब रूट 3, 1000 का क्यूब रूट 10, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 39 क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, हमको क्या निकालनी है, उसकी साइड निकालनी है। देखो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है 1.331। मैं डेसिमल हटाऊंगा यहाँ से तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा डेसिमल हटाने के बाद। अब जब ये क्यूब दूसरी तरफ जाता है तो रूट हो जाएगा, तो रूट निकाल लेंगे, 1331/1000 का रूट निकलेगा। अगर आपको क्यूब रूट याद है तो यहाँ पे 1331 को देखते ही आप पहचान जाओगे, ये 11 का क्यूब होता है तो ऊपर आ जाएगा 11 और 1000 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 10। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1.1, और ए ही क्या होती है, साइड होती है, तो जो इसका सही आंसर है वो है 1.1 सेंटीमीटर। उसके बाद 40 क्वेश्चन देखें, इफ़ 3x + 4y = 18 एंड xy = 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² + 16y²। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि 3x का स्क्वायर होगा तो 9x² आ जाएगा, 4y का स्क्वायर होगा तो 16y² आ जाएगा। लेकिन इसको एक और टर्म आती है साथ में, क्या टर्म आती है, 2 × a + b होता है, 2 × ab, 2ab होता है साथ में इसके, तो वो क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं सोल्व करके पूरा दिखाता हूँ। 3x + 4y, इसका होल स्क्वायर करूँगा, यहाँ होल स्क्वायर हुआ तो दूसरी साइड भी होल स्क्वायर होगा, 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसको आइडेंटिटी को खोलेंगे, a + b होल स्क्वायर है ये, तो 3x होल स्क्वायर + 4y होल स्क्वायर + 2ab, तो ab 2, ab 3x एंड 4y, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 18 का स्क्वायर 324 के। अब देखो 3x का होल स्क्वायर 9x² हो गया, 4y का होल स्क्वायर 16y² हो गया, प्लस 2 3 = 6, 6 4 = 24, 24xy हो गया, 24xy इक्वल फिर ये 324 के इक्वल। अब हमको तो सिर्फ ये चीज़ निकालनी है, इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि xy क्या है 6, तो 24xy क्या हो जाएगा, 24xy क्या हो जाएगा 6 × 24, 24 6 = 144, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 144 लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे क्या है प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 324 में से 144 जब माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1। तो जो इस टर्म की जो वैल्यू है 9x² + 16y² वो है 180, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर इक्वल, इनमें से बताना हमको कौन सी वैल्यू ठीक है। पहली वैल्यू दी है p/1/4, इसको मैं p/1 लिख लूँ क्योंकि 1/4 तो 1 ही होती है। उसके बाद जो सेकंड है वो है q/4⁴, इसको मैं लिख सकता हूँ q/1 क्योंकि किसी चीज़ की भी पावर 0 क्या होती है 1 ही होती है। उसके बाद जो तीसरा है वो है r/0⁴, इसको मैं क्या लिखूँगा r/0। उसके बाद फोर्थ है s/4⁴, इसको क्या लिख सकते हैं s/4। क्लियर, यहाँ पे हमसे पूछा कौन सी वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे जो चीज़ें इक्वल लग रही हैं वो यही लग रही हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये यहाँ पे 0 है यहाँ 4 है, ये दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा P एंड Q, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 42 देखो, 2⁸ डिवाइड 2⁵ एंड देन होल पावर 3 डिवाइड 2⁵5। देखो पता है हमको जब पावर डिवाइड में होती है तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है उनकी, तो 2⁸ - 5 हो जाएगा यहाँ पे, इसकी होल पावर 3 है, डिवाइड बाई 2⁵, यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3, 2⁵ देन होल पावर 3, डिवाइड करना इसको 2⁵ से, 3 3 = 9, तो 2 की पावर होल पावर क्या हो जाएगी 9 डिवाइड 2⁵
अब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पावर फिर से सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 रेज़ टू पावर 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। तो यह अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 43 देखो, यहाँ पे हमको क्या बताया है, 2 रेडियाई हैं सिलेंडर की, रेशो दिया हुआ है उनका, तो मैं R1 रेशो R2 लेता हूँ 1/2 एंड उनकी हाइट का भी रेशो दिया हुआ है, तो H1/H2 लेंगे 2/1। उनके वॉल्यूम का रेशो बताना है, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R² H, तो पाई R1 H1 डिवाइड करना है इसको हमसे पाई R2 का स्क्वायर H2। तो देखो यहाँ पाई से तो पाई कट ही जाएगा, R1 का स्क्वायर 1 इंटू H1 क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। R2 का स्क्वायर, R2 क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, H1 क्या है 2, सॉरी H2 क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 रह गया, यहाँ 2 1 जा 2, तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद हमसे बोला इन्होंने स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड की, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। देखो जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ से छोटी पे जा रहे हैं, तो छोटी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई होती है। अब हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, तो पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मीटर पर सेकंड की हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 18 6 जा 108, तो 108 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन 45, हरी वांट्स टू बाय ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया इज 3a² + 5ab + 2b² यूनिट्स। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 3a² + 5ab + 2b²। अब इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ a + b, अगर मैं लेंथ को a + b मान लूँ तो मेरे को ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड द फील्ड। फेंस क्या होता है, चारों तरफ तार लगाना, तो चारों तरफ तार लगाएंगे यानी उसका पेरीमीटर हमको निकालना पड़ेगा, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो हमको लेंथ तो दी हुई है a + b, ब्रेथ निकाल लेंगे हम, फिर उसके बाद टोटल पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो ये चीज़ करनी है। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे ब्रेथ ही निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगी ब्रेथ, 2 × लेंथ + ब्रेथ इसके इक्वल है, तो लेंथ की जगह यहाँ a + b रख लेता हूँ मैं, a + b मल्टीप्लाई, और b की जो वैल्यू है उसको x मान लेता हूँ, तो यहाँ x आ जाएगा। इसको इक्वल कर दूंगा 3a² + 5ab + 2b² के। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो 3a² + 5ab + 2b², इसको हमको डिवाइड करना है a + b से। अब इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से कराता हूँ, देखो ध्यान से, x = 3a² प्लस, इसको मैं दो चीज़ों में तोड़ सकता हूँ, 5ab को मैं कैसे तोड़ूंगा, 3ab + 2ab + 2b² डिवाइड करना है इसको a + b से। अब यहाँ से 3a कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, x = 3a कॉमन आया, यहाँ से बच गया a और b, a + b। अच्छा यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2b, तो 2b जब कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, a + b ही बच जाएगा। डिवाइड करना है इसको a + b से। अब यहाँ भी a + b है ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ भी a + b है, तो ये कॉमन आ जाएगा होल में से, a + b कॉमन आ गया, क्या बचा, 3a + 2b बचा। डिवाइड करना है इसको a + b से। देखो नीचे a + b है, ऊपर a + b है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट आ जाएंगे। x यानी ब्रेथ की वैल्यू आ गई 3a + 2b, ये तो ब्रेथ निकल गई, ठीक, 3a + 2b, 3a + 2b। लेकिन हमको फाइनली निकालना क्या था, हमको तो ये निकालना था कि उसका पैरामीटर कितना होगा। तो अभी पैरामीटर निकालना बाकी है, देखते हैं पैरामीटर, यानी 2 × लेंथ + ब्रेथ क्या आएगा। लेंथ की जगह मैं रख लूँगा a + b, ब्रेथ जो हमने निकाल ली है 3a + 2b,
इनको अब आगे सोल्व करते हैं। 2 इंटू ए यहाँ है 3a यहाँ है, टोटल हो गया 4a, b यहाँ है 2b यहाँ है, टोटल हो गया 3b। तो ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4a प्लस 3b या फिर 8a प्लस 6b। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 8a प्लस 6b। आगे देखो क्वेश्चन 46। एक आदमी है, एक मैन है, वो इंश्योर 90% ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो इंश्योरेंस करा लेता है अपनी 90% प्रॉपर्टी का, एंड पेज 1:2/3% प्रीमियम। वो प्रीमियम भरता है, उसके ऊपर फिर वो जो अमाउंट बनता है प्रीमियम का वो बनता है 360। तो टोटल वैल्यू बताओ उसकी प्रॉपर्टी की। लेट उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो एक्स है, तो इसके ऊपर उसने कितने का बीमा करा लिया 90% का, तो 90% का उसने इसके ऊपर बीमा करा लिया। ठीक, तो इतने के ऊपर बीमा है। अब इसके ऊपर जो बीमा कराया इसका प्रीमियम जाता है उसका 1:2/3% का। इसको मैं अगर चेंज करूँ तो 3 बन जा 3 + 2 5 5/3%। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, तो 3 × 100 यानी 300 यहाँ हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू का 5/300 निकालूँ तो जो अमाउंट आएगा वो 360 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। 10 से 10 कट जाएगी, 5 × 5 5 × 2 = 10, ऊपर क्या बचा 9, नीचे 2 × 300 यहाँ हो गया 600, और यहाँ x था ऊपर तो x लगा लेंगे इक्वल 360। x की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि उसकी टोटल प्रॉपर्टी पूछी है, तो 360 इंटू यहाँ 600 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ 9 क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 0 x इक्वल 4 × 6 = 24, कितनी ज़ीरो हैं 1 2 3, तो 24,000 उसकी टोटल प्रॉपर्टी है। 24,000 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 47 हमसे बोलता है व्हेन द प्राइस ऑफ अ साइकिल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर किसी साइकिल का, मैंने मान लिया साइकिल का दाम था 100, वो गिर के कितना हो जाता है 20% घट जाता है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ साइकिल सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने माना 100 साइकिल बिकती हैं, वो इंक्रीज़ हो गई 20% इंक्रीज़ हो गई, कितनी होगी 120। हमको बताना है टोटल सेल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब साइकिल का दाम 100 रुपये था और 100 ही साइकिल बिक रही थी तो टोटल सेल कितनी हो रही थी 10,000 की। अब 80 रुपये का दाम है लेकिन साइकिल बिक रही है 120, तो कितने का 80 × 120, 12 × 8 = 96 होता है, 1 और 1 2 0 इसके बाद लग जाएंगी। पहले 10,000 की सेल हो रही थी, अब 9600 की सेल हो रही है। टोटल नुकसान कितने का हुआ 400 का, कितने के ऊपर 10,000 रुपये के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएंगी, 2 0 से इसकी 2 0 कट जाएंगी, तो टोटल नुकसान उसको कितने का हो रहा है 4% का नुकसान हो रहा है, यानी 4% डिक्रीज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है कि अगर सेम अमाउंट से हम ऐड करते हैं यानी +20% करें और सेम ही अमाउंट से हम रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है हमको नुकसान ही होता है, डिक्रीज ही होता है। कितना डिक्रीज होता है इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर करके उसको 100 से डिवाइड करोगे उतने का लॉस होता है। तो 20 का स्क्वायर 400, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगी तो -4% यानी 4% का डिक्रीज होगा। ये इसकी शॉर्टकट है। उसके बाद क्वेश्चन 48 देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 800 रुपीज़ पे 5% पर एनम 2 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट निकालेंगे पहले। अमाउंट क्या होता है P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। तो P कितना है 800 मल्टीप्लाई 1 + R 5 टाइम है 2, तो 800 मल्टीप्लाई 100 बन जा 100 + 5 105 105/100, इसका स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख लेंगे। 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएंगी, 5 2 = 10 1 0, 5 2 = 10 1, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो नीचे का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, सब कुछ कट गया है नीचे से। ऊपर बचा है 2 × 21 × 21। देखो 21 का स्क्वायर मेरे को याद है 441 होता है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 1 = 2, 2 4 = 8 एंड 2 4 = 8। तो जो अमाउंट आया वो आया है 882। प्रिंसिपल कितना था अपना 800। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 82 रुपीज़ आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 49 देखें। x + y होल स्क्वायर
माइनस 4xy किसके इक्वल आएगा? ये आइडेंटिटी मैं खोलता हूँ तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy हो जाएगा। इसमें से माइनस 4xy माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy होगा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है x माइनस वाई होल स्क्वेयर की। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, x माइनस वाई होल स्क्वेयर। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन 50, 32ab स्क्वेयर सी की लाइक टर्म बतानी है। लाइक टर्म के लिए हम सिर्फ इन वेरिएबल्स को चेक करते हैं। जिस भी ऑप्शन में ये तीनों वेरिएबल आएंगे और जो इनकी पावर है वही सेम पावर आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी? लाइक टर्म हो जाएगी। देखो यहाँ a है, यहाँ b भी है और b कितनी बार है? 2 बार है, यानी b का स्क्वायर हो गया और c भी है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे में देखो a भी है, b भी है, c भी है, लेकिन b की पावर 2 नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इस वजह से गलत है। a b, यहाँ c की पावर 2 कर दी, c की पावर 2 नहीं चाहिए हमको, तो b की पावर 2 चाहिए, इस वजह से थर्ड ऑप्शन गलत। और यहाँ a b c और a 2 बार हो गया, a की पावर 2 कर दी, नहीं, हमको b की पावर 2 चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 51 देखें, 507 का स्क्वायर माइनस 497 का स्क्वायर माइनस करना है इसमें से। देखो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होती है? ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को माइनस करो और फिर उनकी क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 507 में 497 प्लस करेंगे सबसे पहले, 7 7 जा 14, 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 5 1 6 और 4 10, तो 1004 आ गया। 507 में से 497 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। यहाँ पे इन दोनों की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो 10040, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 52 पे चलेंगे। क्वेश्चन 52 में हमसे क्या बोला है? फैक्टराइज करो, फैक्टर्स बनाओ, किसके? 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर माइनस 16c स्क्वेयर माइनस 12ab के। तो देखो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये क्या है? 2a का होल स्क्वेयर है, 9b क्या है? 3b का होल स्क्वेयर है, और ये क्या है? माइनस 4c का होल स्क्वेयर है, माइनस 12ab। अब यहाँ 12ab आया, यानी a और यहाँ b, इन तीनों का ग्रुप बन जाएगा 2a होल स्क्वेयर प्लस 3b होल स्क्वेयर माइनस 12ab माइनस 4c स्क्वेयर को मैं बाद में लिखूंगा। अब ये वाली आइडेंटिटी ध्यान से देखो, 12ab क्या है? माइनस का 2a एंड 3b, ठीक। तो ये जो आइडेंटिटी है वो है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो 2a माइनस 3b का होल स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे इस चीज़ की जगह। बाद में क्या है? माइनस 4c का होल स्क्वेयर। अब ये चीज़ क्या होगी? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होती है? a प्लस बी एंड a माइनस बी के। तो 2a माइनस 3b माइनस 4c, और एक बार हमको लिखना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपको ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन की आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, जो ऑप्शन इसके चीज़ के इक्वल आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। क्वेश्चन 53 देखते हैं अब। 3/11 इंटू 5/6, इसको सिंप्लीफाई करना है एक्चुअल में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ क्या बच गया? 5/11 2 जा 22, तो 5/22 हो गया यहाँ पे। फिर बाद में माइनस का साइन है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1, कुछ नहीं बचा यहाँ, यानी 1 बच गया। प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ क्या बचा? 2/13। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ एलसीएम लेंगे, 22 इंटू 13 एलसीएम आ जाएगा, दोनों प्राइम नंबर्स है। यहाँ 11 इंटू 22 है और यहाँ 13 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही आएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ इस नंबर को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा 65, माइनस यहाँ क्या आएगा? 22 इंटू 13 की डिवाइड करेंगे 1 से तो यही सेम नंबर आ जाएगा, फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो 22 की 13 में मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 13 2 जा 26 का 6, 2 कैरी, 22 13 2 जा
26, 26 और 2 28, तो 286 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 22 बचेगा, 22 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा 44। अच्छा जी, अब प्लस माइनस रह गया, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी। 65 प्लस 44, ये दोनों प्लस के हैं। 6 और 5 9 एंड 6 और 4 10, ये प्लस का है। माइनस 286 है, तो 286 में से 109 माइनस करेंगे। 16 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचा 7 तो 7 नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। ये आंसर आएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि जो टर्म थी माइनस वाली बड़ी थी, तो -177 बाय 22 इंटू 13 क्या आया था 286, तो -176 बाई 286, ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है? 5 साल पहले अ फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एक फादर है, एक सन है, मैं सन की एज मान लेता हूँ x एंड फादर की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेता हूँ y। 5 साल हैंस यानी बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 साल बाद बेटे की एज क्या हो जाएगी x + 5 और फादर की y + 5। अच्छा जी, इन्होंने इनके बीच में क्या रिलेशन बताया कि फादर एज विल बी 3 टाइम्स होगी, जो ये चीज़ है ये इसकी 3 टाइम्स होगी, ठीक है ना। तो यानी 3 × x + 5 = y + 5। इसको सोल्व करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन निकल आएगी अपनी। 3x + 3 5 = 15 = y + 5। y को मैं इधर ले आऊँगा 3x - y और 15 को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 5, तो यहाँ फाइनल हो जाएगा माइनस का 10। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने कहा 5 साल बाद, 5 साल बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगी? पहले 5 साल पहले बेटे की उम्र x - 5 और पिता की y - 5। इनके बीच में अब क्या रिलेशन है? जो पिता की एज है वो 7 टाइम है, यानी इसकी 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 7 × x - 5 = y - 5 के इक्वल, 7x - 35 = y - 5। 7x, ये y को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, -y हो जाएगा और -35 को दूसरी तरफ, तो प्लस का 35 हो जाएगा। -5 + 35 क्या आएगा? 30 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों चीज़ कट आउट हो जाएंगी। 7x में से 3x जाएगा तो 4x बचेगा इक्वल 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40। तो x कितना आ गया? 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x क्या माना था हमने? सन की एज मानी थी, तो सन की एज हो गई 40। और फिर फादर की कितनी हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। 3x - y = -10 के इक्वल आना चाहिए। x की जगह 10 रखूँगा तो 3 × 10 30, 30 - y = -10। ये 30 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -10 - 30 = -y = -40। माइनस से माइनस साइन कट आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 40। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी आएगी? 40 आएगी, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 55 देखेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 55, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। यहाँ देखो सभी का जो 2 डिजिट हैं और इनका सम क्या है? 6 और 5 11, 9 और 2 11, 4 और 7 11, 7 और 4 11। सभी ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट को रिवर्स किया जाता है, यानी 65 का 56 हो जाएगा, 92 का 29 हो जाएगा, 47 का 74 हो जाएगा और 74 का 47 हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर से यानी 65 में से माइनस करेंगे 56 को, तो क्या आएगा? 27 आना चाहिए। देखो यहाँ देखने से पता लग रहा है 27 नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। 92 में से 29 माइनस करूँगा 27 से काफ़ी बड़ा आएगा, बी ऑप्शन गलत है। 47 में से 74 माइनस करूँगा तो ये क्या है? बड़ी चीज़ माइनस हो रही है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में नहीं चाहिए हमको, तो +27 चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 74 में से बेटा जब आप 47 को माइनस करोगे 14 हो जाएगा, यहाँ 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, तो यहाँ 27 प्लस का आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56 में हमको बताया हुआ है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। इसमें जो ABC है वो कितना 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है। हमसे पूछा है मेजर ऑफ CAD, ये वाला एंगल पूछा है CAD, ये वाला एंगल हमको निकालना है। देखते हैं इसको। देखो रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल क्या करते हैं, उनको बाइसेक्ट भी करते हैं। ये डायगोनल भी इसका बना लेता हूँ। अच्छा जी, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये कितने का हो गया, 40 का। दूसरी प्रॉपर्टी जो रोम्बस में होती है वो होती है कि ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 का। अब देखो यहाँ ध्यान से, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, AOD क्या है, एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180। तो ये वाला एंगल मिला के इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 90 और 40 130, तो ये ऑलरेडी हो गया, कमी कितने की रहेगी, 50 की। तो ये जो एंगल है वो कितने का होगा, पक्की बात है वो 50 डिग्री का ही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 57 क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 30 डिग्री इज। देखो मेरे को पता है जो किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पे हमको बताया गया है कि हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री है, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, फिर पता लग जाएगा हमको नंबर ऑफ साइड कितनी है। 0 से 0 कटेगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो पॉलीगन में कितनी साइड है, 12 साइड्स हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 58 क्वेश्चन देखो। A regular polygon has 18 side. The measure of an exterior angle of this polygon. अगर 18 साइड है तो 18 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, और एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम होता है 360। 360 को 18 से डिवाइड करूंगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और 0 बाद में लग जाएगी। तो 20 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद 59 क्वेश्चन देखें। 59 क्वेश्चन में हमको क्या बोला, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, इसका पैरामीटर निकालना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस, इसको मैं 4x को कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 2x लिख दूँ प्लस 1, ये बाद वाला प्लस 1 यहाँ लिख दिया मैंने। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या 2x को मना रहा है, 2x को मना गया, यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ से पूरा 2x को मनाया तो यहाँ 1 बच गया सिर्फ। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से प्लस 1 को मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, ये चीज़ को मना जाएगी। 2x प्लस 1 को मना गया, क्या बचा, यहाँ 2x बचा और यहाँ प्लस 1 बचा। अब ये 2x प्लस 1, ये भी 2x प्लस 1, यानी इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो मेरे को समझ आ रहा है कि a की जो वैल्यू होगी वो 2x प्लस 1 ही होगी। तो हमने साइड निकाल दी। हमसे पूछा क्या, पैरामीटर पूछा है। पैरामीटर क्या होता है, 4 है, यानी 4 इंटू साइड, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 1 से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4 इंटू 2x प्लस 1। अच्छा जी, उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन 60। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया दिया है वॉल्यूम का, क्या होता है सरफेस एरिया, 6 इंटू साइड स्क्वेयर। इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 600, 6 1 जा 6, और ये 100 पे चला जाएगा, यानी साइड स्क्वेयर कितना है, 100 है। तो साइड की क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो साइड आ जाएगी 10। हमसे पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो 10 का क्यूब कर देंगे विच इज़ 1000। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1000, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन 61 है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये इक्वल दिया है 24√3 के। √3 से √3 कट जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल, यहाँ 4 डिवाइड में है, दूसरी तरफ लेके जाऊँगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 4 जा 96 होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा 96 का रूट। 96 क्या होता है, 16 इंटू 6 होता है, 16 6 96। तो इसका रूट निकालना है हमको।
तो देखो यहाँ पे 16 का रूट तो निकल जाएगा 4, 6 का नहीं निकलेगा तो 6 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो साइड कितनी आ गई 4√6 आ गई। हमसे पूछा क्या है, पैरामीटर पूछा है इस ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल होगी। तीनों साइड को जोड़ेंगे तो 3a आएगा, यानी साइड की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। साइड कितनी आई है 4 इंटू √6, तो 3 4 जा 12, 12√6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 61 देखते हैं। क्वेश्चन 61 में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन 62 में हमसे बोला है हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। कितनी मिट्टी हमको बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि एक वेल यानी कुआं बन सके, उस जिसकी डेप्थ हो 28 मीटर। एक कुआं बनाना है हमको जिसकी डेप्थ कितनी होगी 28 मीटर, यानी ये एक सिलेंडर की फॉर्म में बनेगा जिसकी हाइट 28 मीटर होगी एंड डायामीटर दिया है 3 मीटर। डायामीटर 3 मीटर है तो जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी 3/2 मीटर। अच्छा जी, अब मिट्टी बतानी कितनी निकलेगी। अब मिट्टी बताने के लिए तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये सिलेंडर बन गया, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। तो रखते हैं फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर मैंने बताया आपको हाफ हो जाएगा डायमीटर का, तो 3/2 निकला हमारा, 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना है। हाइट है 28, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 से 28 पूरा कट गया। 22 इंटू 3 3 जा 9, 22 9 जा होता है 198। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 63 प्रोबेबिलिटी आ गई। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल हैं, 2 येलो बॉल हैं, एक बॉल निकाली जाती है ऐसे ही बिना उसमें झाके। तो हमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल आ जाएंगी। रेड बॉल कितनी है और टोटल कितनी है ये देख लो बस। रेड बॉल है 4, टोटल कितनी होगी 4 + 2 6, तो 2 से कट जाएगा ये, तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन 64 देखो। क्वेश्चन 64 में हमसे बोला द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। एक हॉस्टल है जिसमें बच्चे रह रहे हैं और वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमको बताना है कि ये टोटल बच्चे हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अब इंग्लिश बोलने वाले 20, पंजाबी बोलने वाले 25, मराठी बोलने वाले 15 हो गए, हिंदी बोलने वाले 30, ये 25 था, बंगाली बोलने वाले 25। तो देखो 15 20 25 और 25 ये हो गया 50 और यहाँ पे 30 था। 50 30 80 80 20 100 100 और 15 115। तो टोटल स्टूडेंट्स 115 हैं, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 65 में बोला प्रोबेबिलिटी है ये भी कि एक वेल सफल्ड पैक है 52 कार्ड्स का, टोटल कार्ड्स कितने 52। हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक ब्लैक क्वीन की। अब टोटल क्वींस होती हैं 4, जिनमें से 2 होती हैं रेड कलर की और 2 होती हैं ब्लैक कलर की। तो ब्लैक क्वीन कितनी है 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 2 फेवरेबल इवेंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1/26, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 66 से अपनी जनरल साइंस स्टार्ट हो जाती है। इसकी टोटल 35 क्वेश्चंस बाकी हैं, चलो देखते हैं 66 क्वेश्चन। क्वेश्चन 66 में क्या बोला है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड बिकॉज। क्यों रिमूव करते हैं हम वीड्स को, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि वो compete करते हैं प्लांट के साथ न्यूट्रिशन वाटर स्पेस के लिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 67 पे चलते हैं। द मेथड ऑफ इरीगेशन इन विच वाटर फॉल्स ऑन द क्रॉप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स लाइक अ रेनफॉल इज़। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें पानी जो इरीगेशन करते हैं हम सिंचाई करते हैं वो ऐसा लगता है जैसे रेनफॉल हो रही है, तो वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम अपना। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 68 में बोला पुट सम सीड्स ऑफ व्हीट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड स्टिर वेल। एक बर्तन लो, उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल दो और उनको अच्छे से मिला दो। आप कुछ टाइम वेट करोगे तो आपको कौन से रिजल्ट मिलेंगे इस एक्टिविटी से। आपको क्या दिखेगा कि जो डैमेज सीड हैं वो हल्के होने की वजह से पानी पर फ्लोट कर रहे होंगे, तो इस वजह से जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन 69 एस्परगिलस एंड पेंसिलियम बिलोंग टू द ग्रुप। किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं फंगी के ग्रुप से। इसके बाद क्वेश्चन 670 में हमसे बोला है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन वेस्ट को फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड में, उनको क्या बोलते हैं? वो होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन 71 में हमको मैच करना है कि आंवला को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, फिश को कैसे करते हैं, स्क्वैसिस को कैसे करते हैं और मिल्क को कैसे करते हैं। देखो मिल्क को तो हम पेस्चराइजेशन से प्रिजर्व करते हैं, तो एस किससे मिलान होगा इसका? सेकंड से। तो एस का थर्ड दिया है, यहाँ भी एस का थर्ड दिया है, ये दो ऑप्शन बच गए। अब आंवले को कैसे प्रिजर्व करेंगे? ऑयल एंड वाटर के द्वारा। तो जो पी का है वो है 4, P4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द सब्सटेंस दैट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, कौन सा सब्सटेंस है जो जलने पर फ्लेम नहीं बनाता? इसका आंसर होगा चारकोल, कोयला नहीं बनाता फ्लेम। उसके बाद क्वेश्चन 73 में बोला है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोलियम को जब रिफाइन करेंगे तो हमको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, लुब्रिकेंट ऑयल मिलेगा, पैराफिक्सिन वैक्स मिलेगी और डीजल मिलेगा। क्वेश्चन 74 ड्यूरिंग विंटर सम पीपल स्लीप इन अ क्लोज रूम, कुछ लोग सर्दियों में दरवाजे बंद करके सो जाते हैं जो कोयले की अंगीठी होती है उसको लगा के, जिस वजह से उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के पीछे एक गैस है, पॉइजनस गैस है, वो कौन सी गैस है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वो गैस का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 75 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी होती है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की होती है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन 76 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल, जानवरों का शिकार करना और उनको पकड़ना वहाँ पे अलाउड नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 77 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट कौन सा इसमें से? कि हमको एंडेमिक स्पीसीज बचानी है, उनको डेंजर से बचाना है, तो डिस्ट्रक्ट कर दो उनको हैबिटेट को, यही गलत है। इनकरेक्ट बताना था तो पहला ही ऑप्शन सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना हमको, हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्ट नहीं करना। क्वेश्चन 78 में इकोसिस्टम किससे बना होता है ये पूछा है। इकोसिस्टम बना होता है प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उनके आसपास ऐसे नॉन लिविंग कंपाउंड से जैसे एयर, सॉइल, इन सब से मिलके इकोसिस्टम बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है रिप्रोडक्शन ह्यूमन फीमेल में, सबसे पहले ओव्यूलेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो और फिर फीटस। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 80 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग एंड स्पर्म्स इन फीसिस, इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें पूछा हमसे कौन सा सही है। तो देखो सबसे पहले एग एंड स्पर्म आर एक्सपोज टू मूवमेंट ऑफ वाटर, रेनफॉल एंड विंड, ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ मोर एग एंड स्पर्म एंश्योर बेटर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। लार्ज नंबर ऑफ एग आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्वेटिक एनिमल ड्यू टू प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल इन वाटर, ऐसा नहीं है कि अगर पानी में ज़्यादा फूड होगा तो ज़्यादा अंडे आएंगे, ऐसा नहीं होता। एग्स में आल्सो बीटन बाय अदर एनिमल इन द पॉन्ड, ये बिल्कुल सही है कि दूसरे जानवर एग को खा जाते हैं, जनरली वो होते हैं जो समुद्री जानवर जैसे शार्क वगैरह, दूसरी मछलियाँ वो अंडों को खा जाती है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द सेम वे एज ईस्ट इज, ईस्ट जिस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है वैसे ही कौन करता है? हाइड्रा करता है, तो इसका आंसर होगा बी। 82 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नहीं होते, 22 नहीं होते, 23 होते हैं, तो पहला ही गलत है, तो पहला आना चाहिए आंसर में, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड ये गलत है। उसके बाद सेकंड है द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम ओनली, ये बिल्कुल सही है, एक्स ही होता है शुरू में, उसके बाद फिर वाई भी आ जाता है या फिर एक्स आएगा, अगर एक्स वाई आएंगे तो मेल बनेगा और एक्स एक्स आगे तो फीमेल बनेगा, ये बात क्या है? ट्रू है। तो सेकंड ट्रू होने की वजह से आंसर में नहीं आएगा ऑप्शन में, यहाँ सेकंड ट्रू है, तो यहाँ ये वाला गलत हो गया, यहाँ सेकंड आया इस वजह से ये भी गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट एंड फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन 83 मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन, कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है? ये थायरोक्सिन से कंट्रोल होता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग HIV किस तरीके से नहीं फैलती ये बताना है हमको, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बाय शेकिंग हैंड्स और शेयरिंग फूड, हाथ मिलाने से या फिर खाना शेयर करने से HIV नहीं फैलती। उसके बाद 85 में बोल रहा है विनीता नाम की एक लड़की कार चला रही है और उसको अचानक से पता लगता है कि उसके जो ब्रेक है वो फेल हो गए हैं रूरल एरिया, गांव के इलाके में। वो देखती है कि आसपास क्या है? खेत हैं,
तो उसको एक तरीका सजेस्ट करना है जिससे वो गाड़ी को बिना किसी नुकसान के ज़्यादा रोक सके। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर रहेगा वो होगा सी, कि वो अपनी कार को मोड़ दे। कहाँ मोड़ दे? प्लव्ड फील्ड की तरफ, जूते हुए खेतों की तरफ मोड़ दे, ताकि जहाँ वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा और गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 86 क्वेश्चन देखो, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फोर्स टू कम इन। फोर्स पैदा करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे वो कॉन्टैक्ट में हो चाहे वो नॉन कॉन्टैक्ट में हो। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, टू ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद क्वेश्चन 87 में हमसे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? मस्कुलर फोर्स, पहला ही सही है। जो सृजना है वो रोल करती है एक बॉल को ड्राई मार्बल फ्लोर पे, वेट मार्बल फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे और मैट पे। हमको इनको अरेंज करना है इस तरीके से ताकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो फ्रिक्शन अप्लाई होने के, यानी सबसे पहले वो लिखना है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा मैट के ऊपर, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर, फिर ड्राई मार्बल वेट फ्लोर के ऊपर और फिर वेट के ऊपर। तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। 89 क्वेश्चन में बोला है कि एक फोर्स अप्लाई हो रही है ए ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ नाम की। अगर इसके ए ऑब्जेक्ट की जगह ए प्लस बी हो जाए और ये बी क्या है, दोनों इक्वल वेट के हैं, यानी डबल वेट कर दें हम, तो हमको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि जो मूवमेंट है, जो मोशन है उतना ही रहे? तो हमको फोर्स लगानी पड़ेगी दुगनी, क्योंकि यहाँ वेट क्या हुआ है, दुगना हुआ है, तो फोर्स भी दुगनी ही लगेगी, 2F फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा सी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड किससे ट्रैवल नहीं कर सकती? वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। 91 द साउंड प्रोड्यूस इन जल तरंग इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम अबव वाटर इन द बाउल और टम्बलर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 92 क्वेश्चन में बोला है कि दो सॉल्यूशन है ए और बी। ए सॉल्यूशन में ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा बल्ब अच्छे से जल रहा है, और जो सॉल्यूशन बी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से जो यहाँ बल्ब है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ हमको सबसे करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन सा होगा। देखो, सॉल्यूशन ए इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन सॉल्यूशन बी। इस वजह से ही हो रहा है ये, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 92 का। 93 देखे, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन विच डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुगर सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। Which one of the following metal is used in electroplating of iron object to make it shiny and rust free? रस्ट फ्री भी बनाना है और शाइनी भी बनाना है, तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी क्रोमियम के द्वारा, क्योंकि क्रोमियम क्या करेगा, उसको शाइनी भी बना देगा और रस्ट फ्री भी बना देगा। जिंक का भी यूज़ होता है रस्ट फ्री बनाने के लिए, लेकिन ये क्या करेगा, इसको शाइनी नहीं बनाएगा, इस वजह से ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 95 क्वेश्चन में बोला है एक प्लास्टिक स्ट्रो एक पॉलीथीन से रब की जाती है, क्या होगा? देखो, स्ट्रो के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉलीथीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है इनमें से? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। एक अर्थक्वेक जो इंटेंसिटी 7 का है वो इंटेंसिटी 5 के अर्थक्वेक से 1000 टाइम ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 97 क्वेश्चन में हमसे पूछा है थंडर स्टॉर्म से हम किस तरीके से बच सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कि अवॉइड करो नहाना थंडर स्टॉर्म के दौरान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। 98 क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक क्लासरूम है जिसमें हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर लगा दिए, एक प्लेन मिरर यहाँ, एक प्लेन मिरर यहाँ। ये क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। एडजेसेंट वॉल पे हमने दो मिरर लगा दिए। तो हमसे पूछा गया है कि एक अगर स्टूडेंट को यहाँ खड़े कर दे तो टोटल इन दोनों मिरर में हमको कितनी इमेज मिलेगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है वो है 90 डिग्री का, तो 360 बाई 90 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 पे कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो 3 इमेज बनेंगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे हमको एक इमेज दी गई है, इसमें बोला गया है कि एक इंसिडेंट रे आती है जो MM1 पे इंटरसेक्ट करती है। अगर ये 30 डिग्री से आ रही है, मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, तो ये 30 है तो ये 60 डिग्री का होगा, सिंपल सी बात है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच अगर 60 डिग्री का एंगल है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, तो 60 डिग्री का इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ से जब ये रे ऑफ लाइट टकराएगी तो ये यहाँ तो रुकेगी नहीं, ये फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 का होगा। मैं यहाँ पे ये स्ट्राइक करी है तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं।
यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। अब ये नॉर्मल कितने का 90 डिग्री का होता है। अगर ये 60 है तो ये 30 का होगा। अब ये 30 है, ये नॉर्मल था यहाँ पे, यहाँ ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे होगी इसके लिए। अब ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ भी कितने का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अगर ये 30 है तो ये बाकी बचा हुआ कितने का रह जाएगा, 60 का रह जाएगा। सारे एंगल पता लग गए। अब क्वेश्चन देखते हैं हमसे कौन सा एंगल पूछा है। व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक, कितने का एंगल बनाएगी वो रे जो रिफ्लेक्ट होती है MM2 से। यहाँ से जो एंगल रिफ्लेक्ट कर रही है, ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ऐसे, एज इट रिफ्लेक्ट आउट फ्रॉम मिरर MM2, इस मिरर से MM2 मिरर से ये कितने का एंगल बनाएगी। तो ये वाला एंगल बताना था हमको। ये एंगल कितने का, 60 डिग्री का है। ऑप्शन ए सही होगा। 100th क्वेश्चन में पूछा है इन मेकिंग अ कैलाइडोस्कोप, कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन बी है। 3 आइडेंटिकल रेक्टेंगल स्ट्रिप चाहिएंगी हमको और उसको इंक्लाइन करना है 60 डिग्री के एंगल पे हर एक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास 9th। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन, उसका जो आंसर है जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही और ज़्यादा कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।